जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको फराज़ अहमद वन वर्ल्ड शो में और स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़ दिया है, पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ सब लोगों का लिया हुआ है। उसमें एक हमने ऑनलाइन एक लिया था जो हमारे मेंटोर भी है। अगर कहा जाए कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट जॉब करी और उसके भी बॉस जो थे, वो थे हमारे, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब हमने ऑनलाइन किया था और आप लोगों की इतनी फीडबैक्स आई थी कि आपको वो शो जो है वो 1 टू 1 भी आप देखना चाहते हैं। और पाकिस्तान का पहला टॉक शो स्टार्ट करने वाले भी यही शख्स है। जिस तरीके से मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन तौर पर चैनल्स खोले, उसका पहला टॉक शो भी चलाने वाले वही थे। तालिम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप, खैरियत से? ठीक है। पीजे साहब, यूके में आपको अब तक इतना प्यार देते हैं लोग, आप बीच में गायब हो जाते हैं, पाकिस्तान भी चले जाते हैं, फिर आते हैं और फिर वही मोहब्बतें आपकी तरफ। क्या आपने ऐसा काम किया हुआ है कि सारे लोग आपको, यानी कि वो आपको पीछे वो दौर के साथ में सब आपको कनेक्ट करते हैं और याद करते हैं? वो बड़ा अच्छा दौर था और अभी भी दौर अच्छा ही है। उसमें ये है कि देखो, जब आप ज़िंदगी में कहीं भी काम करते हो या कुछ करते हो और आप बना के प्यार मोहब्बत के साथ आप काम करते हो और नेक नियति से काम करते हो, तो जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए फिर यही आगे आ जाते हैं। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फराज, इंसान की जो कहते हैं ना, जो सीरत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आगे चल के हम लोग पुरानी बातें भी करेंगे, बट लेट्स गो स्ट्रेट टू द आज का जो बेसिकली जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो जल्ला पे तरह खान साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट खान साहब? क्या ऐसा उन्होंने काम किया जो इतनी इस पोजीशन पे पहुंचे हो? ये जो आपने सवाल किया ना, बदकिस्मती से ये सवाल पहले नवाज शरीफ पे भी लागू होता था, बेनज़ीर पे भी होता था, जरदारी पे भी होता था, सिकंदर मिर्ज़ा तो आपने देख ही लिया है। फिर उसके बाद आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी देख लिया। अब आप इमरान का सीज़न देख लें, ये सीज़न लगते हैं, तो ये हर एक के लिए एक सीज़न लग जाता है। पहले आउट ऑफ फेवर होते हैं, फेवर में हो जाते हैं, और जो फेवर में नहीं होते हैं वो आउट हो जाते हैं। तो ये एक कहानी है जो चलती रही है और इस कहानी से ही हम बड़े हुए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर मुझे बता दो कोई इज्जत से गया पाकिस्तान में, एक प्राइम मिनिस्टर जो गए, मेरे ख्याल दो अगर आए हैं, एक तो शौकत अजीज इज्जत से गए सब जी, और उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए आए थे तो चौधरी शुजात। उसके अलावा मुझे कोई वज़ीर आज़म बता दो, कोई कोई इज्जत के साथ या बाइज़्ज़त के साथ कोई नहीं। किसी को फांसी लगा दी, किसी को जेल में भेज दिया, किसी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लग गए। हर किस्म का ये ड्रामा होता रहा और हो रहा है। कब तक करेंगे? आप क्या समझते हैं खान साहब का जो एक जॉनरा है, वो ही इज नॉट भुट्टो, ही इज नॉट, ही इज अ सेलिब्रिटी एज वेल। आप समझते हैं कि खान क्या टूट जाएगा? क्या खान कुछ थोड़ा बहुत ढीलापना दिखाएगा जो माहौल चल रहा है इस टाइम के ऊपर? खान साहब, आप समझते हैं कि इस इतना कुछ होने के बाद खान कुछ डील करेगा जो कहा जा रहा है कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा? खान जो है ना, मैं उसको फॉलोअर नहीं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है। मैं क्रिकेट कट्टी खेली, हर चीज़ खेली है। मैं कई चीज़ें मुझे उसकी नहीं पसंद है, लेकिन जो एक चीज़ जो मेरे दिल को हिट करती है बहैसियत एक सिटीज़न के, वो ये है कि ये वाहिद आदमी है कि जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ निकाली। किसी और प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने कोई आवाज़ निकाली करप्शन को ख़त्म करो खुल के? बिल्कुल, ये अड़ा रहा है ना। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ, तो ये करप्शन किसके लिए ख़त्म कर रहा है? आवाम के लिए, कौम के लिए। तो कौम की कोई आवाज़ तो को बोल रहा है ना ये इंसान। तो मुझे तो ये इसकी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। अच्छा जी, उसके बाद खामियां किसमें नहीं है दुनिया के अंदर? अगर खामियां ना होती तो हुकूमतें इस तरह चेंज हो जाती थी, होती हैं। इन्होंने बड़ी गलतियां की हैं, बाहर आ गए, बाहर निकल गए, फिर अंदर आ गए, ये दूसरे भी यही हुआ है। लेकिन हमने चीज़ देखनी है, ये पॉलिटिकल खामियां करी है उन्होंने, जनरल आवाम के लिए कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं करी है। आप जो बात कर रहे हैं कि ओवरऑल आवाम के लिए इसने अच्छा सोचा, करप्शन खत्म करने की बराबर अच्छा सोचा। इसके साथ आप इनकी शौकत खानम की, मैं आपको कितने सालों से जानता हूँ, आपने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल बनने के लिए कभी आप खड़े नहीं हुए उनकी डॉलर के लिए। आपने शौकत खानम के लिए हर हर जगह खड़े हुए हैं, आपने बहुत उनके लिए जो हॉस्पिटल भी बना था, क्यों, वाई? और क्या ये इमरान अगर हताब बना गया कि वहीं उसके अंदर रहता है? भाई उसने आपको बना के दे दिया है। अल्लाह ताला
एक वसीला क्रिएट कर देता है, किसी के साथ भी कर सकता था, लेकिन किसी ने किया क्यों नहीं? किया तो उसने, ये वसीला था, इसने किया है। मैं कहूँ कि ABC ने किया, नहीं, ABC ने नहीं किया, वो इस बंदे ने किया है। तो क्या मैं से छीन लूंगा? हम क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है, कभी भी तो इमरान खान की बात ही नहीं कर सकते। भाई आपको एक ही वर्ल्ड कप जीता है जिसने, हम उसकी बातें कर निकाल है, तो ये अफसोसनाक चीज होती है। तो एक दफा हुआ है, मैं तो प्रोग्राम छोड़ के आ गया था, मैं कहा मैं तो प्रोग्राम करना ही नहीं। और वही अगर मैं सच नहीं बोलूंगा ऑडियंस ये लोगों के आगे, तो फिर मैं भी मुनाफिक हूँ ना। एग्जैक्ट। मैं क्यों झूठ बोलूं? पीजे साहब, आपकी यही बातों की वजह से आपकी इज्जत भी बहुत है, क्योंकि आप यू आर जस्ट ओपन माइंडेड और आप ब्लड के लिए बात करते हैं, चीज़ें करते हैं। एक खबर ये भी है कि नवाज शरीफ को इमरान खान से मिलाने वाले भी आप ही थे एक दौर के अंदर, जब उनकी मुलाकात हुई थी। ये बात भी सच है? हाँ हाँ, हम क्रिकेट इकट्ठे कहते थे बाबे जना में, और नवाज शरीफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं किसी की पॉलिटिक्स में ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, मुझे तो आम आदमी भी होता है। और मेरा क्या इंटरेस्ट है कि जब मैं गरीब आदमी को नीचे देखता हूँ ना, मैं कहता यार अगर मैं उसके साथ उसी तरह होता तो मेरे लिए कौन खड़ा होता? ये मेरे दिल के मेरे आवाज़ है करती है। और नवाज, हम इकट्ठे क्रिकेट कहते थे, इमरान भी कहता था, लेकिन ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो मेरे पर गाड़ी नहीं होती थी तो नवाज शरीफ भी मुझे घर छोड़ता था ये। तो वहाँ एक दिन एक फुआरे वाला चौक है गुलबर्ग में, तो वहाँ ट्रैफिक लाइट पे हम खड़े थे, तो इमरान की राइट पे गाड़ी आ गई, ग्रीन कोरोला सेंस ली हुई थी। तो मैंने कहा भाई तू जानता है नवाज शरीफ को? तो नवाज मेरे उसकी लेफ्ट हैंड राइट थे, तो उधर खड़ा था, हाँ जी क्या हाल है इमरान, ठीक है वो। तो इनकी बातें हुई और उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो हम जा रहे थे लिबर्टी मार्केट में, वो वैरायटी बुक स्टोर है, वहाँ बड़ा जूस होता था, तो वो पीने जा रहे थे। तो फिर वहाँ से इनकी बातचीत शुरू हुई, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड। और उसके अंदर फिर एक और हमारे दोस्त है तलत महमूद, अल्लाह को जन्नत दे, टॉमो उसको कहते थे, क्योंकि वो बोर्डिंग टॉमो शेरा करता था टॉसलिन की तरह, उनका भी हाथ था, और दोस्ती गहरी बढ़ाई। और कीजिए साहब, ये तो आपकी एक कहा जाए कि हिस्टोरिकल चीज़ों में से एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि इमरान खान और उनका अपने आपस में मिलाए। एक और वाक़या भी था कि वो वेस्ट इंडीज़ के कोई प्लेयर लाए हुए थे, और ये आप इसको क्या विटनेस करते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद चले आते थे कि मैंने बैटिंग कर दी है या मैंने वो कर दी। आप तो खुद इतने अच्छे माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके, ये हकीकत बात है कि वो चीफ मिनिस्टर बन के भी वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। नवाज शरीफ पहला आदमी है जिसको आप कह लो कि प्रोफेशनलिज्म को लेके आया है क्रिकेट के अंदर। हमारी इत्तेफाक क्रिकेट क्लब होती थी जिसमें नवाज शरीफ सब लड़कों को 250-250 रुपया उसको कर देते थे। 250 बहुत बड़ा पैसा था, और 250 हर लड़के को खेलते थे जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए भी बाद में खेल चुके। तो इत्तेफाक क्रिकेट क्लब बड़ी अच्छी उसने बनाई थी, और वो स्पॉन्सर करता था लोगों को, वो गरीब लोग होते थे। एक मुझे याद है कि हमारे पास एक बॉलर होता था आरिफ भट्ट, तो वो लेट आता था, तो नवाज शरीफ ने मुझे पैसे दिए, 20 या 25 हज़ार रुपया था। तो ये यार ये इसको दे और उसको बोलो जाके एक स्कूटर खरीदे, और अगले हफ्ते अगले इतवार को टाइम पे आए। और हाँ अगर भट्ट ने लिया वेस्पा एक, तो फिर लेके आया, पर टाइम पे आता था। तो नवाज शरीफ को बहुत शौक था क्रिकेट का। हमने बाहर 188 इनका घर जो है उसके बाहर एक विकेट भी बनाई थी। शबाज भी आया करता था, या एंड क्रिकेट होती थी। अच्छा, चलो आपके इतनी क्लोज सारे फ्रेंड्स रहे आपके साथ, कभी आपको ऑफर नहीं हुई सियासत में आने के लिए कि भाई फिर पीछे आ जाओ, आपको सेनेट का दिलवा दे, आपको चीजें करवा दे? नवाज शरीफ ने किया मुझे तो, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर मैंने काम करना है ना तो मैं तेरे साथ ही करूँगा। मैंने कहा क्योंकि मैं अच्छा करूँगा तुझे गालियाँ पड़ेंगी, बुरा कोई करेगा वो वैसे ही पड़ जाती है आपको। तो मैंने कहा मैंने रहूँगा तो साथ रहूँगा। तो ये मैंने इमरान को भी कहा। अच्छा हाँ, मैंने इसको कहा, बिल्कुल कहा। तो उसने कहा तू फिर एम्बेसडर बन जा। अच्छा, इमरान खान ने भी आपको ऑफर करी? हाँ, मैं एज एम्बेसडर मैं 1.5 साल वेट करता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बट एनीवे फाइल मजबूरियाँ होती है हर की। बेनज़ीर से आपका बड़ा एक क्लोजेस्ट रहा है हमेशा, आप हमेशा बड़ी इज्जत भी करते रहे, और हमेशा जब आप बेनज़ीर की बात करते हैं तो यू सेड के ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेटरमेंट करने जा भी रही थी। बेनज़ीर से आपका रिलेशनशिप कैसा था? बहुत अच्छा,
शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और मेरे बहुत इज्जत देती थी, बहुत इज्जत देती थी। कभी रात को फ़ोन कर दिया, पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शहरी रहमान होती थी, वो बीवी बात करना चाहती हैं, तो वो हम श्योर दूसरों से भी पूछती होंगी, और वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही नफीस किस्म की एक ख़ातून थी, नफीस। बल्कि जाने से पहले आखिरी इंटरव्यू उनका मैंने यहाँ किया, लंदन में एक टाइम अलेक्जेंड्रा कोर्ट में वो किया, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान गीमैन के साथ गया दुबई से पाकिस्तान, और वहाँ भी पहला इंटरव्यू वो अभी तक मेरे पास है, मैं दो नेट की बुर भी पड़ा हुआ है। इंटरव्यू से मुझे याद आया, ARY के अंदर जब आप काम करते थे तो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से इतने बड़े बड़े लोग, लीडरान ARY पे आते थे। हमेशा हम कभी जाते नहीं थे, उनमें मेरे हाथ अल्ताफ हुसैन साहब भी आते थे, और ये बेनज़ीर भी आती थी, और सारे लोग आते थे। मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत हूँ, बेनज़ीर भी स्टूडियो आई, नवाज शरीफ भी स्टूडियो है, इमरान आता था स्टूडियो, अल्ताफ हुसैन आए, आप जिस जिसका नाम ले लो सब स्टूडियो आते थे। वरना ये कहते हैं कि मेरे घर आके इंटरव्यू करो, ऐसा इस स्टूडियो में नहीं आते थे। अच्छा दादी ने आप लोगों को साथ साथ बताने के पीजे सब दिल के भी इतने अच्छे हैं कि हम लोग उस दौर में, मैं तो बिल्कुल छोटा होता था, कॉलेज से आया फर्स्ट टाइम, तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहते थे, आ रहा फराज आ जाके बेतसी के साथ तस्वीरें, इनके साथ तस्वीरें, और ऐसे ऐसे हम लोग बिहाइंड द सीन्स इनके साथ बैठे हुए, तो पिज़्ज़ा खा रहे तो आके अब साथ में पिज़्ज़ा खा लो। इनका बहुत प्यारा दिल इनका हमेशा रहा है। बेनज़ीर की पीजे साहब, आपने लास्ट टाइम उनको, जो कंट्रोवर्सी चल रही है जो पूरी दुनिया के अंदर भी फैली हुई है, आपने उनको वार्न भी किया था कि बेनज़ीर आपकी ज़िंदगी को खतरा है, और आपने पूरे तरीके से अपना काम एज ए फ्रेंड होने के भी नाते और पाकिस्तान का होने के नाते आपने पूरे तरीके से पैगाम पहुंचाया था। ये बात भी दुरुस्त है? बिल्कुल सही है। जब हम दुबई से चले लगे थे कराची के लिए, तो आने से पहले मुझे डॉक्टर इशरत अब्बास जो गवर्नर के सिंध के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पीजे आप जब बीवी से मिलोगे उनको बताना कि यहाँ थ्रेट है, और कि प्लीज़ वो जब उतरेगी तो हेलीकॉप्टर से आ जाए अंदर, फ्रॉम एयरपोर्ट टू जहाँ इन्होंने जाने का आज़म के मज़ार पे। तो मैंने बिल्कुल उनको कहा, मैंने बीवी को बिल्कुल कहा, मैंने कहा बीबी ये चीज़ें हैं। अमीन फ़हीम बैठे हुए थे साथ उनके, तो रहमान मलिक उठ के आए, और ये क्या नाम है अब्बासी साहब की बीवी का नाम क्या है, नाहिद आई, नहीं सब कुछ ठीक है, सब सिक्योरिटी है। मैंने कहा जी मलिक साहब को, मैं कहा मलिक साहब वो 11 साल के बाद आप पाकिस्तान जा रहे हैं, सिक्योरिटी के डायनेमिक्स चेंज हो गए, तो मुझे तो गवर्नर साहब ने यही कहा है, डॉक्टर साहब ने, कि बीबी को ये एडवाइस कर दें आप। तो मैंने किया है, मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैंने कर दिया। एंड फिर वही हुआ, हम एयरपोर्ट पे उतरे, तो क्या हुआ कि जब नीचे उतरे तो बीवी को पुराने एयरपोर्ट पर ले गए, वो जो टर्मिनल है, खुलाना चाहूँगा। हाँ, तो उधर ले गए। हम लोग भी हम भी पीछे थे। तो फिर शहरी रहमान मेरे पास आई भागते भागते कि बीवी वांट्स टू टॉक टू यू। तो मैंने कहा किधर है वो? तो कहती है वो अंदर है। मैं कहा हमें तो इधर है। खैर है, देन आई वेंट टू देयर। तो बीवी ने कहा डोंट यू वांट टू टेक माय लास्ट इंटरव्यू? मैं कहा बीवी क्या बातें कर रही हैं? यार पास बोल रहे हैं। यस। तो मैंने कहा बीवी क्या बातें कर रही हैं? एंड फिर उसके बाद मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा बीवी मेरा बद्दा नहीं है, तो नहीं यू कम विद मी। तो मैंने कहा ऑल राइट। तो वो इश्तियाक बेग हैं, कराची में होते हैं, तो मेरे साथ था इश्तियाक। तो मैंने कहा इश्तियाक मैं क्या करूं? उसने कहा नहीं यार डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि टीचर थ्रेट भी आएगी हाइट है, तो हम इधर से निकल जाते हैं। तो हमने कोई FIA की गाड़ी थी एयरपोर्ट के ऊपर ही, उसकी जीप में बैठ के हम अपना सामान लेने चले गए। वो नए एयरपोर्ट पे सामान लिया, तो हम मलीर के थ्रू वापस कराची आए। तो इन द मीन टाइम हमें पता चल गया कि ब्लास्ट हुआ है। सियासत सब चीजें छोड़े, बट एज ए फ्रेंड होने के नाते आपकी क्या फीलिंग? यार आई वॉज डेविस्टेटेड, आई वॉज टोटली डेविस्टेटेड। जब इनफैक्ट जब ये जो राजा बाजार में इंसिडेंट हुआ है, तो मैं उस दिन कराची से इस्लामाबाद आ रहा था। तो जो मैं आ रहा, तो आगे से फायरिंग हो रही थी मरी रोड के ऊपर। तो वो फजल था ड्राइवर, मेरा दोस्त है तौकीर सुल्तान उसका। तो मैंने कहा ये फजल ये क्या है? उनका सर ये फायरिंग लगती है। तो हम आगे गए, मरी रोड पे चढ़े नहीं। तो मैंने कहा यार गाड़ी मोड़ ले। तो मैंने उनसे पुलिस से पूछा, मैं कहा भाई क्या पीछे क्या हो रहा है? कहते जी नवाज शरीफ और बैरिस्टर सुल्तान आ रहे।
मैंने कहा है, मैंने सुल्तान को कॉल किया, अब बैरिस्टर सुल्तान ना जैसा मेरे को ट्रांसफर है बचपन का के जीवन से मेरा है वो। तो मैंने कहा यार क्या है ये? कहता है मैं दुनिया साहब आ रहे हैं तो आगे फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो मैं कहा किधर है वो? तो मेरी नवाज शरीफ से बात हुई। मैं कहा यार बी केयरफुल। कहता है यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, हम जुलूस ही लेके आ रहे हैं, आ गए इन्होंने फिर ये फायरिंग कर रहे हैं। तो वो खोखर्स थे कोई, उनकी फायरिंग हो रही थी उधर। लास्ट वर्ड्स नवाज शरीफ के थे, ये देखिए बेनज़ीर के जलसे में भी कुछ हो गया, किसी ने बात की होगी और वह फ़ोन बंद हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? खैर मैंने कहा चलो कोई धमाका है, हो रोना आएगा। अब मैं बड़ी रोड से वापस गया तो पहले खबर आ गई कि जी इनके जलसे पे अटैक हुआ है। तो मैंने अब्बासी को कॉल किया, नाइट के अब्बासी के नाइट के इनके जो जी मैं सेक्रेटरी हैं। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा यार क्या हुआ ये? तो कहते हैं बस। मैं कहा किधर हुआ? कहते हैं मैं इधर अस्पताल में हूँ, अब आप दुआ करो बस। मैं कहा क्या हुआ है? कहता है दवा नहीं, अब दुआ की ज़रूरत है बस। और रो रहा था बेचारा। एंड यू नो दैट वाज इट, दैट वाज द एंड ऑफ बेनज़ीर। पीसी साहब, आखिर में अगर कोई बंदा बीमार होता है और उसकी तबीयत ख़राब होती है या एज हो जाती है तो वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है और वो झूठ कभी नहीं बोलता। भुट्टो फैमिली में मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। आप मुशर्रफ साहब ने इस चीज़ का पूरा जो एक पूरी स्ट्रक्चर, पूरी एक क्रॉस प्रोसेस, वो सब चीज़ें बता दी हैं। आपने समझते हैं इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए थी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद मैंने बात नहीं की होगी। मेरे एक और क्लास फेलो जनरल नुसरत नहीं, वो DGCC थे और हमारे से एक साल सीनियर थे नदीम ताज। तो ये दोनों जनरल्स बेनज़ीर को एक दिन पहले मिलने गए और उनको कहा कि जी थ्रेट की एक रिपोर्ट है तो आप जलसा ना करें। और वी रिलेक्टेड थी जलसे के ऊपर, लेकिन वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये नहीं खान की चीज़। तो उन्होंने कहा नहीं ये करना है, जलसा हो रहा है, ये करना है। और बीबी ने रिलेक्टेंटली ये जलसा किया है। और बस उसके बाद फिर आपने देखा, यानी कि इतने लोगों ने थ्रेट का बताया, उसके बावजूद वही जी तो ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कभी भी जनरल नुसरत हैं इस्लामाबाद में, जनरल नदीम ताज वहाँ हैं, पूछिए आप उनसे, वो आपको बता देंगे उन्होंने वार्न किया, बिल्कुल उनको वार्न किया। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जब न्यूज़ आगे आई, मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसमें कुछ सनरूफ नहीं होता। कभी भी किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सनरूफ नहीं होता। सो बेनज़ीर निकली क्यों बाहर? क्वेश्चन, क्यों निकली बाहर? किसने कहा कि बाहर आओ? किसने कहा कि लोगों को हाथ हिलाओ, ये करो? ठीक है ना, ये सवाल उठते हैं। बिल्कुल सही बात है। अंदर नाहिद खान भी थी, मखदूम साहब भी थे। किसने कहा है कि भाई आप जाइए ये करो वो करो? तो फिर आप तो बुलेट प्रूफ खत्म हो गई ना। बिल्कुल, बुलेट प्रूफ तो खत्म हो गई फिर। बिल्कुल, तो एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ पॉइंट है चीज़। और उसके बाद उन्होंने कहा जी इनको गोली लगी है। क्या हुआ? गोली शोली कोई नहीं लगी, कोई गोली नहीं। अच्छी, या मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, पता नहीं लोगों को बताया कि नहीं। जिस ऑफिसर ने पुलिस के पोस्टमार्टम के ऊपर उनके सेट के अंदर वो डालते हैं कि कितनी अंदर डेप्थ में गया है, तो उसने कहा ये SSP ट्रैफिक पुलिस पे काम कर रहा था और मुझे एक SSP ने कहा कि ये थे वहाँ, इनसे पूछे क्या हुआ है। उन्होंने पूरा मुझे बताया कि अंदर से एक वाइट सा फ्लूइड निकला है और वो जो नहीं होता वो ये जो सनरूफ का लीवर है, जी वो लगा हमको, बिकॉज वो जो ब्लास्ट हुआ है वो शेली पॉइंट या ओके वो है। और ये भी एक और चीज़ है कि मैंने फिर ये जो बाद में जाके इंटरव्यू भी किया, वो ड्राइवर भी था एक जो कि ओरिजिनल बेनज़ीर के साथ होना था। वो गाड़ी कोई और थी, उस गाड़ी के अंदर जनरल तौकीर ज़िया, रहमान मलिक, बाबर अवान और पता नहीं और एक और कोई था। तो हालांकि उस गाड़ी के अंदर बेनज़ीर ने जाना था, लेकिन गाड़ी चेंज हो गई थी।
जो आपने पॉइंट उठाया है कि वो सनरूफ वाला और ओरिजिनल गाड़ी चाहिए, ये सारे सवाल आते हैं बस गाड़ी के ही। इन सब चीज़ों से आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ? आज की अगर आप पीपल्स पार्टी देखें और कुछ दौर की जो लोग कह रहे थे कि बेनज़ीर वापस से आ रहेगी, कितना बड़ा नुकसान हुआ? ये वो पीपल्स पार्टी नहीं, नहीं। बेनज़ीर जो थी वो कमाल की पीपल, वो पीपल्स पार्टी थी यार। पीपल्स, शी वाज अ पीपल्स पर्सन। बैठ के हम बड़ी बातें करते थे, मैं कि बीवी आप आएंगी तो कराची के लिए एक ही प्रॉब्लम है, आपने वो ठीक करनी है। व्हाट इज दैट? मैं कहा जी पानी नहीं होगा। तो नहीं, दैट्स अ गुड पॉइंट, मैं डिसैलिनेशन प्लांट हम लगाएंगे उधर और कराची को हम पानी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहा ये टैंकर माफिया ख़त्म करे, इन्होंने लोगों का बड़ा कर, उसके बड़े अच्छे प्लान्स थे अक्रॉस द बोर्ड थे उनके, ये नहीं था कि किसी पार्टी के लिए नहीं करना, ये करना सबके लिए थे उनका। फराज मैंने लोगों को जोड़ा है और इवन ड्यूरिंग जन मुशर्रफ टाइम, बल्कि मैं बेनज़ीर के फ्लैग पे था अलेक्जेंड्रा कोर्ट में, तो बाजी शमसुल हसन थे, मुनव्वर तालपुर, रहमान मलिक और ये सारे थे इंटरव्यू के बाद। तो मैंने कहा बीवी आप नवाज शरीफ से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती हैं? तो कहती है नो आई टॉक थ्रू अ थर्ड पर्सन। मैं कहा नहीं बीवी, थर्ड पर्सन टाइम इज़ ओवर, आप डायरेक्ट बात करें। तो वाजिद साहब खड़े थे, वाजिद भाई कहते हैं मियाँ तुम्हारे दोस्त है नवाज शरीफ। ये सहरा भी आपके सर ही, आपने फर्स्ट टाइम ये बात करवाई है। एंड फिर मैं गया इनके बेडरूम में, वहाँ जाके मैंने कॉल किया नवाज शरीफ को। मैं कहा यार मैं इधर हूँ, तो बीबी से व्हाई डोंट यू टॉक टू हर? कहते हैं नहीं मैं करूँ। मैं कहा यार फ़ोन ना बंद कर दे प्लीज़। हाँ तो होता है ना इसे। मैं कहा यार फ़ोन शोन ना बंद कर दी। वो फिर बात होगी इनकी। फिर नवाज शरीफ ने मुझे कॉल किया। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, नहीं कॉल में आप इसे के बेनज़ीर को कहना कि कोई डील ना करें और मैं भी कोई डील नहीं करूँगा। तो मैंने मैसेज दे दिया था इनको ली गया मैंने। वो रहमान चिश्ती है जो कि MP भी है, रेमंड उसको कह दे, उसको मैंने कहा वेरी शी, वो कहता है वो बच्चों के साथ निकली हूँ। मैं कहा प्लीज़ गिव हर दिस मैसेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुशर्रफ साहब उस दौर के अंदर आपकी बहुत क्लोजेस्ट थी मुशर्रफ साहब के साथ, एंड मुशर्रफ वाज, मैंने खुद देखा है आपको, बल्कि जो वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़, उन्होंने आपको 10 दफ़ा ऑफ़र भी करी थी और मेरे सामने मैं वाज कि मैं आपको PTV का कोई बहुत बड़ी चीज़ बना दिया जाए और चीज़ें कर दी थे। यू नेवर से लाइक आपने कहा नहीं मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ, और अब तक आप, मैं देखा है कि आप अपने उसूलों के ऊपर कायम है। इसी वजह मुशर्रफ साहब को लोग क्यों याद रखते हैं, आप क्यों इतना अभी तक उनको प्यार करते हैं? यार वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। और जनरल अपनी जगह, प्रेसिडेंट अपनी जगह, चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी जगह, लेकिन वो डाउन टू अर्थ आदमी था यार। वो डाउन टू अर्थ आदमी था और मैंने बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं सियासत से निकाल के। ये नवाज शरीफ भी इतना ही है बाय द वे। अच्छा हाँ, ही इज़ द सेम पर्सन। और इसको सियासत से बाहर निकाल रहे, ये बहुत अच्छा आदमी, खुदा की कसम। अच्छा हाँ, मैं ना लेना ना देना मैं रजीज जैसी, लेकिन आई टेल यू मैं तो वही बात करूँगा जो मैं देखता हूँ, तो वो ही अच्छी है। इमरान का भी इस तरह ही, इमरान को इधर से निकाल लो सियासत, उधर से गुड मैन, ये अच्छे लोग हैं। और बदकिस्मती ये है कि आपने समुद्र में आप जाते हैं ना, तो आपको किलर वेल्स मिलती हैं तो किलर वेल्स जो होती है ना, उनके साथ छोटे छोटे वो टिक्स होते हैं। तो इन लीडर्स के साथ ये टिक्स है जो इनको ख़राब करते हैं। अगर इनके पास सिंसियर लीडर फॉलोइंग होती ना, आज पाकिस्तान खा सकता। और डू यू थिंक कि मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ की जो बैठक ये थी, कुछ टाइम इमरान खान साथ नहीं था, उनकी जगह पे जो है वो जो पार्टियां थी उनको वो हैंडल नहीं कर पाएगा? आप समझते हैं कि अगर इमरान खान और मुशर्रफ का अगर उस साथ होते हैं तो दैट विल बी आइडियल फॉर पाकिस्तान? आई डोंट नो। जुमानू और इमरान जनरल साहब के पास जाया करते थे आर्मी हाउस में, जो कि जनरल साहब बताए थे मुझे। तो कहता आते थे, गपशप होती थी, चाय शाय ये वो फलाना। तो मुझे हमेशा ये कहता था कि आप मुझे 90 सीट्स थे। तो क्योंकि मैंने जो मेरी इंटेलिजेंस से बताया था कि इनको 9 सीटें इनकी बनती हैं। तो कहते जब ये आया तो मैंने कहा कि लेट मी चेक। तो उन्होंने लोगों को चेक किया। आई थिंक ब्रिगेडियर जाश थे IB के। आई थिंक ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल। लेकिन जब दोबारा आए तो इमरान को कहा कि उन्होंने कहा था आपको 9 भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये सीटें बन रही हैं। वहाँ से फिर इमरान ने यू टर्न कर दिया।
अच्छा पीछे हट गया। फिर पीछे हट गया और फिर दिन साहब के अरे जवाइमा की बात आई है तो इमरान खान की जो दूसरी बीवी थी, सेकंड रेहाम खान की बात कर रहा हूँ। अच्छा उनका तो इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने भी उनका एक ड्रामा शूट किया था यहाँ पे, लैला लोहारी आप जानते हैं, हाँ वो मैरी डैड शूट किया था उनके साथ मिलके, एंड आई वाज विद हैंड लाइक 12 days, हम टोटल शूट्स में लगे रहे। आपने मिस जस्ट कैसे किया एंड व्हाट वाज यू नो लाइक, जो खान साहब ने आपसे जब पूछा सारी चीजें तो आपने उनको शायद गो हेड का बोला था और फिर वो थोड़े से आप तो नाराज भी होते, क्या ऐसा क्या मामला हो गया था? मेरे हम वो उधर बैठती थी, उधर आती थी। अच्छा एंड दिन साहब भी होते थे। एक दिन मैंने सबको बुला लिया, इसको भी बुलाया, क्रिस्टीना लैम को भी। तो वहाँ क्या हुआ कि क्रिस्टीना लैम ने, मैं बड़ा प्राइवेट है जी, मैं जो प्राइवेट बात है मैं आपको कभी नहीं पता चलेगी बिल्कुल कौन आया कौन गया क्या नहीं। मैंने संडे टाइम्स में एक आर्टिकल लिख दिया था, हामिद अली खान इधर बैठ के हामिद अली गाना गा रहा था, तो वो जो होता क्लासी हो, तो जैसे गुड इवनिंग सारे बैठे हुए थे। वो बाद में निकल गई बात। बाद में मुझे एक दिन इसका कॉल आया इमरान का कि तू जानता है इसको? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरे घर आती होती है। तो मैंने कहा बट क्यों, बात क्या है? तो इसे के तू उसका चेक करा कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे जो रेहाम की फ्रेंड्स थी सारों ने उसकी अच्छी रिपोर्ट्स थी कि बड़ी अच्छी लड़की है, ये है वो है। मैंने कहा इमरान उसकी तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स है, दिस इज व्हाट इट इज। तो ख़त्म हो गई बात। वो इतना मैंने कहा तो तीसरे दिन देखा इसने कहा कर लिया। वो मैं कहा यार ये क्या बात। अच्छा आपको बिल्कुल अंदाजा था कि ये पोजीशन इधर तक पहुंच गई? मुझे आई नो आइडिया, चलो कर ली। उसके बाद कट इट शॉर्ट, इसकी को 8-9 महीने के बाद आई, तूने मेरे साथ क्या कर लिया है, तूने मुझे गलत बताया। मेरे को क्या हुआ तुझे? कहता तूने ये जो करवा दी। मैंने कहा तूने मुझसे पूछ के शादी की? मैं कहता यू डिडंट आस्क मी एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कहते तू चेक कर। मैंने फिर चेक करवाया दोबारा उन्हीं लोगों से, उन लोगों ने दूसरी स्टोरी बताई। इमरान की बात कर रहा था। अब मुझे तो झूठ बोला गया। हाँ, तो इन्हीं लोगों ने तो वो झूठ बोला। फिर उसके बाद इनका आपस का मसला था जो भी है, एंड इन्होंने भी फिर वो काफ़ी गंद हो गया। रेहाम ने भी अखबारों में बाद में लेना शुरू कर दिया, बहुत गंद शद हो रहा था। लेकिन इमरान की डिसेंसी, इनके रेहाम के जो पहले खावंद है उनके कज़न है डॉक्टर एजाज रहमान, बहुत ही नफीस आदमी। वो आपके तो बड़े बहुत बहुत इज अ गुड मैन। आएंगे अभी मेरे पास इधर, आते रहते हैं। आई गो टू हिज हाउस इन इस्लामाबाद। बहुत अच्छा आदमी है। उनकी सेकंड वाइफ भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर समाविया। आप ये नहीं समझते खान साहब ने थोड़ी जल्दबाजी करी? उनको चाहिए तो थोड़ा सा और बस डिग डाउन करते उनके। तो अकेला था तो ऐसी पोजीशन के ऊपर आपको एक कंपेनियन चाहिए होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं बनी। देखो ना, अब मैं रेहाम के मुताबिक क्या बात करूँ, वो ये है ना, ये गलत बात है। ये इनका आपस का जो मसला होगा लोगों ने बड़ा इस पर वो कहते हैं बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की है, विच इज़ नॉट राइट। बट डू यू थिंक लाइक खान साहब में बड़ा डिसेंट तरीके से इस मामले के अंदर से बाहर निकले और वो लाइक के तो भी उन्होंने कोई उसका जवाब तक नहीं दिया है? किताब का किसी ने, मैं भी कह रहा था ना, जो डॉक्टर जास को कहा था या कोई इस तरह की कोई बात ना करें, बिकॉज जो हो गया लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बड़ी अच्छी बात थी इमरान ब्रदर से, हाँ उसको बोलो कि और इसके मुतालिक बात करें। लो उसकी डिस्टेंसी थी। अच्छा पीजे साहब, अगर मैं बात करूँ मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि हमने दोनों बड़ी जमातों को भी डिस्कस कर भी लिए। नून लीग का पहले जो एक स्टैंड था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अब बड़ा उन्होंने चीज़ें बढ़ाई, जो आज के दौर में पीटीआई की भी यही कहती है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दौर के अंदर अभी नून लीग का जो जवाल दिख रहा है हमको ओवरऑल, वो अगर ये फिर यही नज़रिया लेके जाती है कि वोट को इज्जत दो, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम अब इस लेवल पे आ गई, समझ गई कि ये सारा गेम होता है, ये टोपी ड्रामा होता है और ये अपने सिर्फ इख्तियार के होता है? और नून लीग को आप फ्यूचर में क्या देख रहा है? नवाज शरीफ के बाद जब साइड पे वो हुए, एक हला पैदा हो गई है। कई लोग जो शहबाज को सपोर्ट करते हैं नवाज को नहीं करते, नवाज को करते हैं शहबाज को नहीं करते। तो ये जो ग्रुपिंग हो गई है, आई थिंक जब फ्यूचर की बात करते हैं, अब तो मरियम पे डिपेंड करता है कि वो कैसे
इस पार्टी को आगे लेके चलती हैं। उन्होंने नई एक फूंक डाली है, एक हवा डाली है पार्टी में, जो मैं समझता हूँ कि आगे चल सकती है। मरियम एक फ्रेश फेस है, और मैं समझता हूँ कि ये फ्रेश फेस कर सकती है। बिलावल एक फ्रेश फेस है, मूल सिलाई है, सालिक है, शाफे हैं, ये नए लोग आ रहे हैं पॉलिटिशियंस। स्पेशली शाहनवाज भुट्टो का जो बेटा है अभी, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर। अरे आई डोंट नो, अरे आ जाए तो आई डोंट नो। तो बट फिर देखो, हम यहाँ बात करते हैं मरूसी सियासत की। मैं कहता हूँ अगर एज लॉन्ग जो बंदा है, लड़की है, लड़का है, अगर वो लायक है और अगर वो केसेबल है, व्हाई नॉट, इज लाइक व्हाई नॉट। कैनेडीज नहीं देखे आपने, बद्रा नायकर नहीं देखे, गांधीज नहीं देखे, ठीक है ना जी। तो ये आप जहाँ अगर काबिल लोग हैं आप ला सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने एक वो बादशाहियत करनी है तो फिर तो काम नहीं चले, फिर काम नहीं चले। सिंध के अंदर पीजे साहब इस टाइम के ऊपर बहुत कहा जाए, लोग जो है इस टाइम के ऊपर स्पेशली कराची, सिंध के अंदर तमाम जगहों पे ना उम्मीद हुए हुए हैं गवर्नमेंट से लेके उनके। आप तो खुद जाते हैं, ट्रैवल करते होंगे, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है। आप क्या समझते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी के जाने के बाद, अगर ये सिंध में लोग अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अल्ताफ हुसैन की क्या जगह बनती है? अल्ताफ हुसैन का टिकटॉक पे आना, इमरान खान को सपोर्ट करना और बार बार ये कहना कि मुझे एक मौका दिया जाए और दिया जाए, अवाम मेरे साथ है और 48 आवर्स मुझे दिया जाए तो मैं कराची में वो जलसा कर सकता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि उनको भी आना चाहिए, अपनी सियासत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो अल्फाज कई इस्तेमाल किए हैं वो मुनासिब नहीं थे, उनको नहीं करने चाहिए। आप बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन स्टेट को हिट ना करें, स्टेट को बिल्कुल हिट ना करें। तो ये उसके अलावा, और दाऊद हुसैन एक पॉपुलर लीडर है और ये लोग समझते हैं कि वो इधर उधर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन उनको खुली इजाज़त मिल गई ना, तो फिर पाकिस्तान में, कराची में एटलीस्ट ऐसा जलसा किसी ने नहीं देखा होगा। वो बात सही कहते हैं, नहीं कि कहते हैं 48 आवर कहता हूँ कि उससे बड़ा जलसा होगा ही। अगर इंटरनेशनल पे चले हम पीछे साहब, यूनाइटेड नेशन आप समझते नहीं ये फेल हो गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जिस तरह के हालात थे, माइट इज़ राइट, ताकत जिसके पास होती है वही अपने फैसले करते था। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना। डोंट यू थिंक कि ये भी एग्जैक्टली वही सिनेरियो चल रहा है जिस तरह पैलेस्टाइन अपनी तरह और जो इसराइल अपनी ताकत के बलबूते पे काम कर रहा है, और इस तरह पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास ताकत है, भारत ने अपनी ताकत के जरिए कश्मीरियों को दबाया हुआ है। डोंट यू थिंक कि ये बड़ा हम लोग वही सिनेरियो में चल रहे हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। कंबोडिया थाईलैंड देख लो, ईरान इजराइल देख लो, पाकिस्तान इंडिया देख लो, आपके फ्रंट्स तो खुले हुए हैं हर जगह। आपकी भी ये बात चल रही है, यूक्रेन रशिया देख लो, आपके तो फ्रंटियर्स हर जगह खुले हुए हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर ही है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारे मिल के हर पुराने दौर की वर्ल्ड वॉर आपके तो थिएटर्स तो खुल गए हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर ही है ना। और इस वर्ल्ड वॉर से क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, कितनी महंगाई बढ़ गई। यूक्रेन ऑयल एंड गैस के अब देखो पैसे तो, ये प्रेशर कहाँ चली गई। तो ये जो है वॉर, ये वॉर अब एक कन्वर्ट हो रही है इनटू एन इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर। इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर में ये है कि आपको गोली चलाने की जरूरत नहीं, आप भूखा वैसे मार देते हो, आप भूखा मार दो। तो क्वेश्चन इज कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। इसको एक ही तरीके से हम ठीक करेंगे कि जब आपने यूनाइटेड नेशंस को कहा है इसको तकड़ा होना चाहिए। ये टूथलेस पेपरलेस बॉडी है, ये इतनी, मैं एक गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, इतनी बगैरत एक इंस्टीट्यूशन है कि गाजा के अंदर भूखे लोग मर रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, और ये यूनाइटेड नेशंस अपने आपको कहते हैं। लागत है ऐसी यूनाइटेड नेशंस को, ये तो डिसयूनाइटेड नेशंस हैं, दे नॉट वर्थ एनीथिंग। यार आपका अपना बच्चा भूखा मर जाए एंड आप टीवी पे उनकी शक्लें देख रहे हो, मैल न्यूट्रिशन है, और यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। लालत है ऐसी यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। द क्वेश्चन इज कि जब ये यूनाइटेड नेशंस यहाँ नहीं काम कर सकते तो मुझे बता दो क्या करेगी। इंडिया पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या कर दिया? क्या यूनाइटेड नेशंस है?
आज तक आपकी ऑब्जर्वर कोर इंडिया के अंदर आप लगाने नहीं, इंडिया में लगाने नहीं देते। जब तक आप दोनों साइड्स पे लगाओ, पाकिस्तान में भी लगाओ, उधर भी लगाओ, दोनों पे लगा के, ताकि आपके बॉर्डर्स कंट्रोल हो। डेली कोई ना कोई कभी वहां मर जाएगा, कोई यहाँ मर जाएगा। क्या यार, हमने हिंदुस्तानी मारने और हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तानियों को मारना है? हम इस तरह ही अपने खून ज़ाया करते रहेंगे? कब तक इस तरह हम चलेंगे यार? पीजे साहब, डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का सारा काम चल रहा है? जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे मुसलमानों को इस टाइम चीज़ें की जाती है, यूके के अंदर भी इस टाइम भी एक लॉ आया है कि जिसके अंदर आप रिवोक कर दिया जाएगा आपका पासपोर्ट अगर आप कोई ऐसी चीज़ों में आप देखे जाएगा। तो आप समझते नहीं कि पूरी दुनिया में मुसलमान को एक दबाया जा रहा है, उनको इस माहौल में लेके आ रहा है कि बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया जाए? दो किस्म के हैं, एक है मुसलमान और एक है मसलमैन। ये मसलमैन के लिए जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, जो कि हार्ड लाइनर है, और वो है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मैं तो कहूँगा यस, उनको निकालो बाहर। हम एक पीस लविंग एक ये मज़हब है, ये मज़हब ऑफ लव, ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी है। लेकिन इसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, यस, मैं तो कहता हूँ आप इनको इस्लामिक मुल्कों से भी निकालो बाहर। जैसे यूके में हमने इंटीग्रेट नहीं हुआ है आज तक। आपने अपने गोरे दोस्त भी बनाए हैं, आपने इंटरनेशनल आप साफियों के साथ भी बैठते हैं। डोंट यू थिंक कि हम लोगों को यहाँ पे आके वही पाकिस्तान की चीज़ें या गाँव की चीज़ें ला के और यहाँ करनी चाहिए? तो इससे हमारा फ़ायदा क्या यहाँ रह देगा? अच्छा फरहान, इसमें यह है कि ये जो लोग आते हैं ना, कई इन्होंने अपने शहर, इन्होंने कभी किसी ने दिल्ली नहीं देखा, कराची नहीं देखा, लाहौर नहीं देखा, और इन्होंने बॉम्बे नहीं देखा, और किधर आ जाते हैं ये लोग। अब वो जब इधर आते हैं तो उनके लिए जो छोटे छोटे जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। इनको चाहिए बाहर निकलो अपनी कम्युनिटीज़ के साथ। आज द ब्लैक्स, मैं कहूँगा, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, वो हर जगह अंदर घुस गए हैं। एथलीट्स वो हैं, गाने में वो हैं, म्यूज़िक में वो हैं, हर चीज़ के अंदर वो आपके आगे हैं, पॉलिटिक्स में वो आगे हैं, हर जगह। हम क्यों नहीं आ सकते? हमने अपने स्टैंडर्ड को क्या किया? एक टैक्सी ड्राइवर ही बनना हमने। यार, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। यू कैन डू अ लॉट दैट यू कैन एंड यू कैन डिलीवर। आपके कई लोग हैं जो कि आपके मेयर्स हैं, आपके मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉर्ट्स के अंदर है। मैं सबको कहूँगा, इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, श्रीलंकन, एवरीबडी, हर बंदा कर सकता है। लेकिन थोड़े क्यों है? व्हाई नॉट मोर? वी नीड टू हैव मोर। अगर इसी तरीके से हम बात करें, पीजे साहब, 9/11 का जब वाक़या हुआ था, उधर से आपने अपना पीजे मीर पीजे मीर स्टार्ट किया, और आपने भी जो यूके में नहीं पूरी दुनिया में वो नाम पैदा किया कि जो लोग सोच नहीं सकते थे। आप एक क्रिकेटर के साथ एक सेलिब्रिटी बने और पूरी दुनिया में वो। ज़रा सा अगर हम मुख्तसरन बात कर लेते हैं, आपका जो मुझे याद है, क्योंकि मैं और मेरा तस्वीरें भी हैं आपकी बहुत सारी। मैंने ना आपको ये देखा था कि आप जब न्यूज़ होती थी तो आप न्यूज़ पढ़ने पे होते थे, थोड़ी देर के बाद हम पे भागा और आप शो कर रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ और। ARY को जो मैंने अंदाज़ा किया है कि पूरा उसको खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा किरदार था, वो ज़रा बताइए कैसी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और कैसा मुख्तसर आपको अगर बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास तो पाकिस्तानी चैनल, तो मैं उसमें था, और जावेद बादशाह ने शुरू किया था ये, और ARY उस वक्त 33% शेयर होल्डर था। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जावेद बादशाह साहब को छोड़ना पड़ा, और फिर ARY ने टेक ओवर किया। और आपने सही कहा कि उस वक्त जो कम्युनिटी के अंदर जो इन रोड्स की हैं, बड़ा खुशकिस्मत मैंने की है। ARY को आगे हम लेके गए, हर जगह हमने शोज़ किए। उससे पहले बुनियाद रख ली ही थी। हमने शोज़ कार्डिफ में किए, मेलर्स हमको वह करते थे, ऐसे वो होते थे। वो फिर जब ARY आया उसके बाद इसको और बेहतर किया। और मैं समझता हूँ कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, अनाड़ी। सलमान इकबाल एक अनाड़ी शख्स था, लेकिन क्रेडिट देता हूँ कि हैड्स ऑन उस आदमी ने जो जॉब किया, और ARY को आके देख के आया। बहुत डायनामिक है, बहुत डायनामिक है वो। गलतियाँ होती हैं, हर जगह होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन जो आई थिंक जिस तरीके से उसने ARY को खड़ा किया, अपने वालिद साहब की हेल्प के साथ, फरहाद रज़ाक साहब की सपोर्ट के साथ,
आई थिंक आज एयरवा एक नाम है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। और आप अपने आप कितना कुछ नसीब समझते हैं कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने टॉक शो, पाकिस्तान का पहला टॉक शो आपकी क्रेडिट पे जाता है, Q&A विद पीजे मी, और वो भी मेरे ख्याल से सलमान इकबाल ने आपको कोई नाम दिया था, और जो 9/11 का वाक़या हुआ था और उन्होंने आपको कुछ। बिल्कुल, ये मैं घर पे था, तो जिस दिन 9/11 हुआ तो सलमान ने मुझे कॉल किया, पीछे किधर है? मैं तो घर पे, जल्दी आ ये हो गए। मैं आया तो वहाँ हमने प्रोग्राम शुरू किया सिचुएशन अमेरिका, और सिचुएशन अमेरिका शुरू किया, हर लोगों को हमने बुलाना शुरू किया, और यू नो हम अपने जो हमारा डायस्पोरा है, हमारा जो ऑडियंस है, उसको हम आगाह करते रहे क्या होना है क्या नहीं। बड़े लोग आते थे, हमने हर लॉर्ड्स के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिजनेस, पॉलिटिशियंस, सबको बुलाया और ये प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त। एंड यस, सलमान वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस। सलमान का बहुत बड़ा रोल था, और मैं कहता हूँ यार उसमें विजन है, उसमें बहुत विजन है। हाँ, उसमें विजन है, उसमें बहुत विजन है। लेकिन उसके एक दो चमचे हैं, उसने उसका बड़ा घर किया है, जो कि मैं खुल के वो बात करता हूँ। लेकिन सलमान ऑन हिज ओन, जिस तरह आपने सारे सियासतदानों की बात करी कि सारे सियासतदान दिल के बहुत अच्छे हैं, इसी तरीके से सलमान इकबाल भी बस और पीछे जो बैक में है, जो कि इस इदारे को उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन हैट्स ऑफ टू सलमान फॉर कंटिन्यूइंग एज इट इज गुड, वेल आउट, पावर होता है। फखर होता है आपको कि आप यू आर द पार्ट ऑफ दैट इज जर्नी बेसिकली। अच्छा, इन दी एंड सर एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। आप 1 to 5 जो है, अगर किसी एंकर्स को आप देना चाहें तो आप कितना उनको 1 to 5 में उनको रेटिंग में आप अगर देंगे, क्योंकि यू आर द पायनियर। हामिद मीर को आप एज ए जर्नलिस्ट और एज ए ओवरऑल के आप देख के आप बताएं तो उसमें कितना देंगे 1 to 5 के? I think I'll give 5 is the maximum. Yeah. I think I'll give you at 4. 4, yeah. And Kashim Abbasi? काशिफ को भी 4 दूंगा। 4 देंगे। And खानज़ादा? खानज़ादा हर चीज़ पढ़ के करता है, I don't know। प्रोग्राम को बनाता है वो उसका वो ध्यान रखेंगे। I think कि खानज़ादा will come under काशिफ and हामिद। अच्छा, मोहित पीरज़ादा? मोहित पीरज़ादा को तो भाई टिकट पे आप लेके आए हैं, और यार ये भी बताना भूल गए कि इन्होंने पाकिस्तान में डॉक्टर शाहिद मसूद, मोहित पीरज़ादा, बड़े बड़े नाम इन्होंने लेके आए हुए हैं। मोहित को I'll give him 3। अरे 3, हाँ। एंड इन द एंड आपके बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर शाहिद मसूद, यार उसमें बहुत टैलेंट था। अच्छा, लेकिन बस वो खबे से जो हो जाता है, वो पता नहीं कहाँ छोड़ता रहता है। यार उन्होंने आपके अंडर में जब वो काम कर रहे थे, उनका प्रोग्राम बहुत हिट हो गया था। आमिर वॉरी लेके आया था उसको बार। अच्छा, आमिर वॉरी लेके आया। आई हार्ड हिम। और आमिर वॉरी क्यों इतने गायब है, क्यों? मतलब वो भी इज वन ऑफ द, मेरे ख्याल से आपके बड़े पुराने दोस्तों में से वो भी हैं। जी बिल्कुल है। आई थिंक वो पाकिस्तान चले गया। अच्छा, इस्लामाबाद। एंड अगर क्रिकेटर्स की बात करें, बाबर आजम very fine batsman, very poor captain. So from that point of view, as a player, I'll give him 5, but as a captain, I'll give him 0. 0? अच्छा, और सरफराज? Not captain material at all. और शाहीन अफरीदी? Not captain material at all. इन दी एंड आपका, क्योंकि आपके पास इतनी चीजें हैं कि वो बंदा सोचता है, तो बंदा वर्ल्ड कप के अंदर भी आप कैप्टन बने थे, और एक हादसा हुआ था बॉब बुलर का, उसके ऊपर भी आपके पास बड़े शवायद मौजूद है, जो आपने एक बार लास्ट वाल एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास ओरिजिनल कैसेट भी मौजूद थी। आप समझते हैं वो दौर की टीम में और आपकी टीम में कुछ फर्क है क्या? कुछ सीखे हैं ये लोग भी अभी तक? नहीं, या नहीं कुछ? ये ग्रुप है इनकी लड़कों की बहुत। अच्छा, ऐसी चलती रहेगा। अब जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है ऐसी चलते रही दोस्ती। ये जो एक बड़ा अच्छा लड़का अगर आया हुआ है, वो खेलता है, लेसर खेल रहा है, शान मसूद। उस लड़के के अंदर क्रिकेटिंग सेंस है, वो क्रिकेट को समझता है। याद रखना, माइक ब्रेडली जो है वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज इतनी थी that he was a fantastic captain। और उधर लाइक्स ऑफ विलेस, बोथम, गावर
और ऐसे लड़कों को ले के आगे चलता था। यही चीज़ आपने क्लाइव लॉयड में देखी है कि किन किन लड़कों को वो लेके के चला है और क्या क्या स्ट्रेंथ उसके पास हुई है। तो आपको क्रेडिटिंग ब्रेन चाहिए उसके अंदर। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कैप्टन की बड़ी प्रॉब्लम है। और जो शुरू से मेरे ख्याल के बाद कोई कैप्टन ऐसा नहीं है, इमरान बहुत है। इमरान खान के बाद की बात करो, कोई ऐसा नहीं है जो पूरी टीम को लेकर। नहीं यार, ना मुझे अच्छा पीजे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पहले टाइम का। और आपने मेरे ख्याल से आपके पास जो पंडोरा बॉक्स है ना, जो खुलता है तो आप तो पता नहीं कितनी आपके पास नॉलेज और कितनी चीज़ें हैं आपके पास। और आई पर्सनली थिंक कि आप जो एक आपका जो कैलिबर है वो इंटरनेशनल कैलिबर है, और आपका जिस तरह CNN है, BBC है, ये इस टाइप का आपका उस लेवल पे ऊपर है। और हम उम्मीद करते हैं कोई इंग्लिश का कोई चैनल अगर पाकिस्तान में कभी खोले, यू विल बी डूइंग हेडिंग ऑन दैट चैनल, बिकॉज यू विल बी द आइडियल पर्सन फॉर दैट काइंड ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन दी एंड में अब पीजे साहब आपने बेनज़ीर की शहादत की बात करी, मुशर्रफ साहब जो है उनकी अलालत हुई, हम सब ने दुनिया से जाना है, हम सब ने पूरी ज़िंदगी तो रहना नहीं है, इसीलिए आप सच बोलते हैं, आप सच की बात करते हैं, क्योंकि जाना है हमने तब चीज़ें छोड़ के। आप क्या समझते हैं अगर इमरान खान को कुछ हो गया या असैसिनेट कर दिया गया या कुछ हो गया, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, और हम एज ए पाकिस्तानी किसको क्या सह सके? नहीं, ये बहुत नफरतें बढ़ जाएंगी, बहुत बड़े डिविजन्स हो जाएंगे, नफरतें बढ़ जाएंगी और हेट्रेड बहुत आगे आ जाएगी। इमरान ने क्या जुर्म कर दिया है कि आप उसको असैसिनेट करेंगे? भुट्टो ने क्या जुर्म कर दिया था, आपने उसको फांसी लगा दी? हम क्यों इन रास्तों पे चलते हैं? आपने इसमें नवाज शरीफ ने क्या कसूर कर दिया था, आपने नवाज शरीफ को ये लोग बाहर बिल्कुल फेंक दिया? आपने क्या कसूर किया था जनरल मुशर्रफ के आपने उनके साथ क्या किया? आपने क्या कसूर किया था सिकंदर मिर्जा के, आपने आपको एग्जाइल में भेज दिया? आपको क्या कसूर था कि जनरल ज़ियाउल हक का जहाज आपने को उड़ा दिया? ये हम जो करते हैं, ये जो चीज़ें, ये क्या ये हमारे कोई अच्छी लेगेसी है? नहीं, ये बड़े अफसोसनाक लेगेसी है। आपने अच्छी बात की है फराज, ज़िंदगी में कोई परमानेंट नहीं होता, और जाना तो वैसे ही। तो अगर आपने ज़बरदस्ती के उसे लेके जाएंगे तो हेट ही होगा ना। आज तक लोग हिटलर को क्यों हेट कर रहे हैं? आज लोग नेतान्याहू को क्यों हेट कर रहे हैं? इसलिए कि जो गलत काम करेगा उसको हमेशा, डिप्लोमेसी अपनी जगह पे होती है, लेकिन जो हेटरेड होती है अंदर की, वो हमेशा आपको नजर आएगी। और एज ए कॉमन सिटीजन आप कितनी तकलीफ में होंगे अगर आपको कुछ होता है, एज ए फ्रेंड होने के नाते, एज ए, क्योंकि खान इस टाइम उनकी जो बैनर बताती हैं कि इतनी शदीद गर्मी में उनके कपड़े जल जाते हैं। हाउ डू यू फील लाइक एज ए पर्सन? वेरी सैड। ये वक्त किसी को नहीं दिखाना चाहिए। मुझे बताया जाता है कि नवाज शरीफ के साथ भी इस तरह ही हुआ था, बाकियों के साथ भी हुआ था, भुट्टो के साथ भी हुआ था। नहीं होना चाहिए किसी के साथ। 1 मिनट हीरो, दूसरे मिनट जीरो, और गला कर दो उठा के। अगर हमें सज़ा देनी भी है, कोई ऐसी सज़ा दो कि जो उसके लायक हो। उसने क्या किसी को मार दिया, उसने क्या किसी की चोरी कर ली, आपने उसको ये करे क्यों? कि हम इतने वो संग दिल हैं, इतने क्या कहूँ मैं, हम इतने बुरे हो गए अंदर से कि रिवेंज पे चले जाते हैं। किसी से अगर आपने कोई इंतकाम लेना है, वो तो वैसे ही हराम है। तो ये टाइम है हमारे पास, सोचे और पाकिस्तान का सोचे, इंसानियत का सोचे, कॉलीग्स का सोचे, गरीब आवाम का सोचे, उनका सोचे। आप यहाँ जो सारे जितने भी हैं पॉलिटिकल सर्वाइवल कर रहे हैं, लोग आवाम के जवाब का नहीं सोच रहे। सैड जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम का। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो आपकी सोच है, जिस तरीके से आप हर देखिए, आपने हर बात में तमाम लीडरान को इक्वल रखा, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला हमको और पाकिस्तान के जो करता रहता है, वो लोग भी पाकिस्तान के लिए ऐसी सोचें जो आपकी सोच है और आपके होता है। बहुत शुक्रिया सर।